द न्यू एजेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो लोग न्यू ऑर्लेंस पहुंचते हैं, जहाँ पे द हुड इस वक्त जो है फुल्ली जो है डरमामू ने उसको पोजेस कर लिया होता है और वो हेलस्टॉर्म से मुकाबला करने के लिए आता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके पास आई ऑफ आगामोटो है। हमने यहीं पे देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास से आई ऑफ आगामोटो चले जाती है इस सब के दरमियान, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो गई तो कहाँ गई। और इसी एपिसोड के हमने आखिर में देखा था कि डरमामू, डॉक्टर स्ट्रेंज, लूक केज और हेलस्टॉर्म लड़ रहे होते हैं, तो वहीं पर उनकी मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे ब्रदर वूडो आता है। और हमें ये बात पता चलती है कि इस वक्त ब्रदर वूडो ही है वो शख्स जो कि सोर्सर सुप्रीम बन चुका है और उसी के पास ये आई ऑफ आगामोटो भी मौजूद है। अब आगे हम इस सारे की सारी कहानी से 10 मिनट पहले शिफ्ट होते हैं न्यू ऑर्लेंस के अंदर, जहाँ पे ब्रदर वूडो इस वक्त यहाँ पे बैठा होता है अपने बिस्तर के ऊपर। और आप सबको अगर नहीं पता है तो ब्रदर वूडो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मार्वल में रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था, मतलब जिस वक्त हम ये टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि एक बार जो है माइटी एवेंजर्स की टीम ने इनका इस्तेमाल करा था डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि आयरन मैन के बकौल एक ये ऐसा शख्स मौजूद था जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रैक करने के काबिल था। और हम देखते हैं कि इसकी कहानी जो है बैक स्टोरी कुछ अलग किस्म की है। इसको ब्रदर वूडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके भाई की जो स्पिरिट है वो उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ गई है और वही जो है इसको मिस्टेक आर्ट की तरफ गाइड करता रहता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे बैठा होता है तो उसका भाई उससे आके बोलता है कि जेरिको, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे होना नहीं चाहिए था क्योंकि वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती है। तो जेरिको बोलता है कि डैनियल प्लीज़ कभी तो खामोश हो जाए करो। तो डैनियल बोलता है कि देखो मेरे भाई, तुम हमेशा से ऐसे ही थे और यही बात मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। तो जेरिको बोलता है कभी तुमने अपने दिमाग के अंदर अपने मरे हुए भाई की आवाज़ों को रोज़ाना सुना है? एक बार सुन के देखो, तुम्हारा दिमाग उससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो वो बोलता है कि तुम्हें मेरी बातें सुननी चाहिए, मैं तुमसे काम की बात कहता हूँ, तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है, हम इस दुनिया को मिलकर जो है चेंज कर सकते हैं। तो बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मतलब कि इन सब चीज़ों के पीछे तुम क्यों पड़े हुए हो, मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी, मुझे वो करने दो। तो वो बोलता है कि ये सारे के सारे रीजंस की वजह से हमें शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, हमें शक्तियाँ एक मकसद के तौर पे दी गई हैं। तो बोलता है कि प्लीज़ अब खामोश हो जाओ, द स्पिरिट्स ऑफ वूडो जो उन्होंने तुम्हें चूज़ करा है, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ही होगा। तो जेरिको बोलता है कि ठीक है, अब तुम इतनी ज़्यादा बकवास करते रहोगे तो मुझे तुम्हें अपनी बॉडी से निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब उन दोनों की ये बातें सारी चल रही होती हैं, उनके सामने एक रोशनी आती है और उसमें से आई ऑफ आगामोटो आती है और उसमें से आवाज़ आती है आई ऑफ आगामोटो में से कि जेरिको ड्रम, तुम्हें जो है चूज़ कर लिया गया है। तो जेरिको बोलता है कि ये सब क्या है? तो उसका भाई बोलता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। तो जेरिको बोलता है कि ये तो आँख है, ये तो वही आँख है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस्तेमाल करते हैं, द आई ऑफ आगामोटो। लेकिन हम देखते हैं उस आँख के अंदर से एक आवाज़ आती है और उसको वो पूरी की पूरी हिस्ट्री दिखाना शुरू कर देती है कि मैं एंशिएंट वन हूँ और मैं वो हूँ जिसने डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और सोर्सर सुप्रीम का मेंटल उनको मैंने दिया था। मैं वही हूँ जिसने उनको ट्रेन किया था इस सारे के सारे मिस्टिक आर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए, ताकि वो इस हमारी डायमेंशन को प्रोटेक्ट कर सकें। ये मेंटल और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, इसका वजन काफ़ी ज़्यादा है। और जिस तरह के तुम्हें पता है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है कि अब ये बिल्कुल इनएविटेबल हो चुका था। मुझे पता था स्टीवन स्ट्रेंज को कभी ना कभी वो काम करने पे मजबूर करवाएगी जो कि उसके जीने के लिए ज़रूरी हो, लेकिन वो काम जो है हमारे रूल्स के खिलाफ हो सकते हैं। ऐसी चॉइसेस जो उस वक्त उसको तो बचा सकती हैं, उसके फ्रेंड्स को तो बचा सकती हैं, लेकिन वो चॉइसेस हमारे जो है इस डायमेंशनल प्लेन के अंदर कोई मकसद, कोई मायने नहीं रखती हैं। और इन सब की वजह से स्टीवन स्ट्रेंज ने अपने इस मेंटल को खो दिया है। अब वो इस डायमेंशन के सोर्सर सुप्रीम नहीं रहे हैं और ये सारी की सारी सोर्सर सुप्रीम की शक्तियाँ अब वो तुम्हारी होती हैं। और इस दुनिया के अंदर जितने लोग मौजूद हैं जो कि मैजिक का इस्तेमाल करते हैं इस वर्ल्ड को बचाने के लिए या किसी और तरीके से भी, वो सारे के सारे लोग जो कि इसको काफ़ी वक्त से स्टडी कर रहे थे सॉर्सरी को, ताकि एक दिन उनको यह मुकाम मिल सके। लेकिन आई ऑफ आगामोटो के बकौल उसने इस रोल के लिए तुम्हें चूज़ करा है क्योंकि उसके मुताबिक तुम एक ऐसे सोल हो जो कि बहुत ज़्यादा प्योर है और डिजर्विंग है, और उसके हिसाब से तुम ही वो शख्स हो जो कि इस वक्त तैयार है सोर्सर सुप्रीम का मेंटल हासिल करने के लिए। द ऑल सीइंग, द ऑल नोइंग आई ऑफ इन्फिनिटी, उसने तुम्हें चूज़ किया है। और इस तरह हम देखते हैं जेरिको बोलता है कि ज़रा एक मिनट, क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है? तो उसका भाई बोलता है कि हाँ, मेरे ख्याल से ये सब कुछ सच है। तो जेरिको बोलता है सबका मकसद क्या है? और अगले पल आग के अंदर से आवाज़ आती है और उसमें से हम देखते हैं कि एंशिएंट वन बात कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं
तुम्हें और तुम्हारे ब्रदर की स्पिरिट को कुछ तोहफे दिए जाएंगे जो कि इस टाइटल के साथ आते हैं, इंक्लूडिंग आई ऑफ आगामोटो, द क्लॉक ऑफ लेविटेशन, द बुक ऑफ नॉलेज, जो कि तुम्हारी हर एक क्वेश्चन में तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें फ्यूचर के लिए ट्रेन करके रखेगी। जेरिको ड्रम, ब्रदर वुडो, क्या तुम इस चैलेंज को और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो कि तुम्हें ऑफर की गई है, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करते हो? तो वहीं पे जेरिको बोलता है कि मैं क्या कहूँ? तो उसका भाई बोलता है कि इसके लिए फ़ौरन हाँ कर दो। जेरिको बोलता है कि मेरे दिल में बहुत सारे सवालात हैं। तो बोलता है कि तुम अभी के लिए हाँ बोल दो, हम उन सवालों के जवाब बाद में ढूंढ ही लेंगे। तो जेरिको बोलता है कि लेकिन क्या हुआ जो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हुआ अगर हमारे साथ भी हो जाए? तो वो बोलता है उसका भाई डैनियल कि देखो तुम्हारे साथ मैं मौजूद हूँ जेरिको, और हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा तरीके से ट्रेन हो चुके हैं और इस आई ने किसी न किसी वजह से ही हमें चूज़ करा है। मेरे ख्याल से तुम्हें इसके लिए हाँ ही कहना चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। और इस तरह आई आगामोटो जेरिको की तरफ देख रही होती है और जेरिको बोलता है कि फिर ठीक है, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ। और इसी तरह ये आग जो है उसके पास आ जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि उसका भाई और वो दोनों आपस में मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हम करें तो क्या करें इस आग के साथ, क्या हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढना चाहिए, क्या वो किसी खतरे के अंदर फंसा हुआ है। और इसी तरह से अगले पल हम देखते हैं कि फ्लैट के बाहर उसकी नज़र पड़ती है और वो वही फाइट देखता है जो कि इस वक्त हो रही थी, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और मामू और हेलस्टॉर्म वगैरह निपटे हुए थे। तो उसका भाई बोलता है कि मेरे ख्याल से अब सही वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें इस चीज़ को आजमाना चाहिए और इसको ट्रायल के लिए निकालते हैं। और इस तरह जेरिको हम देखने के तैयार होता है और उस बैटल के अंदर पहुंचता है और बोलता है कि सीरियसली तुम लोग आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये आँख जो है ब्रदर वुडो को मिली है, ब्रदर वुडो है कौन और किस वजह से इसको आँख ने जो है चुना है। और यहीं से हम देखते हैं डरमामू आता है और बोलता है कि ये आँख तुम्हारे पास कैसे आई? तो उसका भाई बोलता है जेरिको का कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो जेरिको बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो उसका भाई डैनियल बोलता है कि फिर अपनी सारी की सारी पावर्स को फोकस करो। इस तरह हम देखते हैं कि जेरिको अपनी छड़ी को जो है वहाँ पे चार्ज करता है और डरमामू के ऊपर अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि डरमामू वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। हम वहीं पर हम देखते हैं कि डरमामू जब ज़मीन के ऊपर गिरता है तो अचानक उसके ऊपर वेब्स की आवाज़ आ रही होती है। तो उसका भाई बोलता है कि अब ये क्या चीज़ है? तो जेरिको बोलता है कि मेरे ख्याल से ये अवेंजर्स हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि अवेंजर्स की सारी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी होती है, जिसमें स्पाइडरमैन बोलता है कि हे न्यू ऑर्लेंस, आखिरकार तुम लोग के पास हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो तुम लोग को आज ज़बरदस्त किस्म का शो मिलने वाला है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि सब आपस में बढ़ जाओ, हमें एक फॉर्मेशन क्रिएट करनी होगी। तो स्पाइडरमैन बोलती है क्या वाकई में हमारे पास कोई फॉर्मेशन है? तो मॉकिंगबर्ड बोलती है कि आई गेस हमारे पास फॉर्मेशन है। और इस तरह हम देखते हैं कि विटनी फ्रॉस्ट को इन लोगों ने पकड़ लिया होता है, वो चिल्लाती है कि पार्कर। तो रॉनिन बोलता है कि ज़्यादा आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि डरमामू के ऊपर कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से वार करते हैं और अगले पल कैरल उसकी तरफ आती है और बोलती है कि ज़रा अपनी तरफ तो देखो, तुम्हारा फ्लैश तो आग की तरह जल रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि मेरी सबसे बड़ी खासियत यही है कि मैं एनर्जीज को एब्जॉर्ब करती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि डरमामू जो है मिस मार्वल को एक पंच मारता है और वो काफ़ी ज़्यादा दूर उड़ के जाती हैं। तो वहीं पे हेलस्टॉर्म बोलता है कि स्ट्रेंज मेरे लिए एक डिफेंस स्पेल क्रिएट करने की कोशिश करो, मुझे कवर दो जब तक मैं ये करता हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि जेरिको, हेलस्टॉर्म, तुम लोग आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो? लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि लोगन वोगन सब जो हैं अब वो इस बैटल के अंदर बिल्कुल भी आसरा नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका मुकाबला द हुड और डरमामू जैसे डीमन से एक साथ जो हो गया है। और इसी तरह हम देखते हैं इस पैनल के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का हमें पैनल दिखाया जा रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोगन वो अपने क्लॉस से जो इसको एक एक करके स्लाइस कर रहा होता है। वहीं पे स्पाइडर वुमन जो है वो अपने वैनम ब्लास्ट से उसको जोरदार झटके दे रही होती है, लेकिन डरमामू भी जोरदार अपने ज़मीन के ऊपर मारता है एक शॉकवेव पैदा करने के लिए ताकि सबको दूर कर सके। लेकिन कैप्टन अमेरिका वो दूर से अपनी शील्ड उसकी तरफ स्विंग करते हैं और उसकी गर्दन के ऊपर वार करते हैं। और इस तरह मॉकिंगबर्ड, स्पाइडरमैन और लोगन वगैरह सब जो है उसके ऊपर वार करने में लगे होते हैं। लेकिन इन सब के बीच डरमामू की नज़र पड़ती है उस आँख के ऊपर और वो भागता हुआ जेरिको की तरफ जा रहा होता है। तो उसका भाई बोलता है कि तैयार हो जाओ। तो बोलता कि अब एग्जैक्टली हमें करना क्या होगा, लेकिन इससे पहले कि डरमामू उसको छुए वहीं से लूक के जाता है और उसको अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है। तुम्हें ये जल्दी करना होगा, ये डीमन जो है उसकी बॉडी के ऊपर हावी हो रहा है, उसका पूरा गोश्त वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो हेलस्टॉर्म बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं कर रहा हूँ। और मैं भी डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि जेरिको क्या तुम यहाँ पे आ सकते हो? तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जेरिको आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि मेरे पीछे रहो और ये बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है जेरिको? तो बोलता है कि मेरे पास इस वक्त बहुत सारे सवाल हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे दिल में काफ़ी सवाल होंगे ही। तो जेरिको बोलता है क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम बस मेरे पीछे खड़े रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। और हम देखते हैं कि अगले पल डरमामू वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ उनको पकड़ने के लिए आ रहा होता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वो अपने हाथों को जो है हिलाना शुरू करते हैं अजीबोगरीब गैसेस की तरह। और डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल कास्ट करते हैं जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें स्पेल लग रहा है और बोलते हैं कि डीमन तुम उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हो जो कि तुम्हारी नहीं है और तुम अपने असली रूप में हमारे सामने आओगे। और इस तरह हम देखते हैं कि डरमामू अटैक करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपना वो स्पेल जो है वो उसकी तरफ आगे फॉरवर्ड करते हैं, जहाँ पे एक जोरदार रोशनी का ब्लास्ट हमारे सामने आता है। और इसी तरह जेरिको बोलता है कि ये तो एक डीमन पोजेशन है और इतना बुरा जितना बुरा आज तक मैंने देखा नहीं है। और उसका भाई बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जेरिको, और हमने काफ़ी ज़्यादा पोजेशंस देखे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि डेमियन वहाँ पे जो है क्योंकि एक सर्कल क्रिएट कर देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना स्पेल कास्ट करा ताकि इस डीमन को उसके अंदर से इसकी बॉडी में से निकाला बाहर जा सके। लेकिन डरमामू भी उठ के खड़ा होता है और बोलता है कि वो आँख मुझे चाहिए, और वो यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी अब जलना शुरू हो जाती है।
और वहीं पे सब देख रहे होते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तो स्पाइडर-मैन बोलती है कि मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से उन लोगों ने उसको ट्रैप कर ही लिया है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से डरमामू जो है अपनी पूरे के पूरे असली रूप के अंदर आ गया है। और वहाँ पे हेलस्टॉर्म चिल्लाता है कि हमने तुम्हें पकड़ लिया, यू डन सन ऑफ अ बिच। लेकिन वहीं पे डरमामू खड़ा होता है और बोलता है कि हेलस्टॉर्म अपना ये मैजिक बंद करो और यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना मेरा कहर तुम्हारे ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि हाँ अपनी बकवास करना बंद करो, मुझे तुमसे कोई डर वर नहीं लगता। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि डरमामू, और डरमामू बोलता है कि डॉक्टर आखिरकार हमारा सामना हो ही गया। और जेरिको ट्रम्प बोलता है कि एवेंजर्स तुम सब पीछे रहना, यहाँ पे आने की कोशिश भी मत करना। तो लोगन बोलता है कि मैं चाहूँ तो अभी जाके उसको स्लाइस कर सकता हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, अब ये काम तुम लोगों की जॉब से कहीं ज़्यादा का हो चुका है, ये एक जो है सॉर्सरी लेवल का मैटर आ गया है। वहीं पे हेलस्टॉर्म बोलता है कि बस अब बहुत ज़्यादा तमाशा कर लिया है बिग गाय तुमने, अब आराम से उस सर्कल के अंदर बैठ जाओ क्योंकि हम तुम्हें वापसी तुम्हारे घर भेज रहे हैं। तो वहाँ पे वुडो बोलता है कि मैं इसके ऊपर एक एक्सोरिज्म कर सकता हूँ। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि बहुत अच्छी बात है, ये तो हम सभी कर सकते हैं, तो क्या तुम करना पसंद करोगे। और वही में हम देखते हैं कि डरमामू चिल्लाता और बोलता खुश होते हुए कि द ग्रेट डॉक्टर स्ट्रेंज, इतने सालों के बाद तुम्हें हारता देखते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ खुशी तो मुझे भी महसूस हो रही है क्योंकि इस वक्त तुम हमारे बनाए हुए जाल के अंदर फंस चुके हो। और इसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि बस अब इस तमाशे को ख़त्म करो। और हम देखते हैं कि ब्रदर वुडो जो है एक ज़बरदस्त किस्म का स्पेल पढ़ना शुरू करता है। और हेलस्टॉर्म बोलता है कि ज़रा एक मिनट, ये तुम कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो। और वो अजीब व गरीब ज़बान के अंदर एक मंत्र पढ़ रहा होता है और हम देख रहे हैं कि ये मंत्र ऐसा है, ये ज़बान ऐसी है जिसके बारे में हेलस्टॉर्म तक नहीं जानता, जो कि सैटर्न का बेटा है, जो कि सॉर्सरर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना मंत्र पढ़ना शुरू करता है तो वो आँख जो है और ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है और डरमामू चिल्लाना शुरू करता है कि मेरी है वो आँख मुझे दे दो। तो वहीं पे लूक बोलता है कि बेटा तैयार रहो, अगर ये चीज़ काम नहीं करी तो हमारा मुकाबला आज बहुत खतरनाक किस्म के डीमन से होने वाला है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि यार ये देख के तो मेरी अभी से पैंट के अंदर सूसू निकल गई है, मैं करूँ तो क्या करूँ। और यहीं पर हम देखते हैं कि डरमामू अब वो क्योंकि अपने असली रूप के अंदर आ गया होता है, उसने पूरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया होता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि डरमामू इस मंत्र की वजह से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करता है और उसकी बॉडी जो है अपने अंदर श्रिंक होना शुरू हो जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्रदर वुडो, हेलस्टॉर्म, डॉक्टर स्ट्रेंज, इन तीनों के तीनों सॉर्सरर्स ने एक साथ मिलकर जो है काम करा है, तो तब जाके ये डरमामू डीमन जो है वो अपनी डायमेंशन में उसको भगाने में कामयाब हो सके हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि जब ये सारी की सारी एक्सोरिज्म परफॉर्म हो जाती है तो उस सर्कल के अंदर कोई और नहीं बल्कि पार्कर रॉबिन्स की बॉडी मौजूद होती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि डरमामू ने उसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काबू पा लिया था, तो उसकी बॉडी की बहुत बुरी हालत हो गई होती है। तो जेरी को पूछता है कि ये है कौन। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये पार्कर रॉबिन्स है, ये अपने आप को द हुड के नाम से बुलाया करता था। और वहीं पे लोगन बोलता है कि हाँ, लेकिन अब मुझे इसका कोई वुड नज़र नहीं आ रहा है। और वहीं से मैडम मैस्क्यू बोलती है कि ओ पार्कर, ओ नो, क्या तुम जिंदा हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि बहुत बढ़िया काम करा आज तुम लोगों ने। तो ब्रदर वुडो बोलते हैं कि मैं तो अभी भी इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैंने यहाँ पे काम क्या किया है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि आसान लफ्ज़ में कहूँ तो तुमने इस आँख को आज प्रोटेक्ट किया है और तुमने ऐसे शख्स से हमारी जान छुड़वाई है जो कि इस आँख को हासिल कर सकता था। तो वुडो बोलता है कि वाकई में ये सब चीज़ असली में हो भी रही है कि मैं किसी ख्वाब के अंदर मौजूद हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि इस बात से मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि आया फाकामोटो ने तुम्हें चूज़ किया है। तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बोलता है कि आप बताओ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो बोलता है कि तुम्हें मेरे ख्याल से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो बोलता है कि मेरी ट्रेनिंग, अब मुझे ट्रेन कौन करेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं चाहूँ तो तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। तो वुडो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या हम किसी ऐसी प्राइवेट जगह में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं जहाँ पे और 1000 लोग जो है हमें नहीं देख रहे हो। तो वहीं पे डेमियन यहाँ पे बैठा होता है हेलस्टॉर्म और बोलता है कि हाँ भाई, सबने अपने काम कर लिए, जॉब वेल डन हो गई, अब सब अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। तो स्पाइडर बोलता है कि तो तुम्हारा क्या मतलब है, क्या हमारा काम अच्छे से नहीं हुआ है। तो बोलता है कि सर अपने चारों तरफ देखो यार, हम लोग बिल्कुल एंड डेज के अंदर मौजूद हैं। जो मैडनेस हमारे चारों तरफ क्रिएट हुई है, हर एक दिन हर एक सेकंड जो इस तरह के गलत काम हो रहे हैं, इसके जरिए जो डायमेंशनल बैरियर्स है वो कमज़ोर हो रहे हैं और इसी वजह से इस तरह के डीमंस जैसे कि डरमामू वगैरह वो हमारी डायमेंशन में इतनी आसानी से आ पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डायमेंशन बैरियर्स अब आगे जाके और भी ज़्यादा कमज़ोर होने वाले हैं। तो बोलता है कि देखो, ये हमारी दुनिया में अंदर इस तरह से इसका आना ये कोई अच्छी बात नहीं थी, ये हमारी दुनिया के अंदर एक गलत अलामत लेकर आता है। और इस वक्त देखो, जो शख्स इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकता था, जो इन सबको बचा सकता था, अब उससे उसका मेंटल छीन लिया गया है। लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद इसीलिए है कि हम ब्रदर वुडो को जल्द से जल्द तैयार कर सकें ताकि इस तरह के आगे आने वाले खतरों के लिए वो पहले से तैयार रह सके। और वो बोलता है कि मेरे ख्याल से मेरे भाई, तुम्हें जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि इस तरह की चीज़ें आना अभी बस शुरुआत ही हुई है, तुम्हारा मुकाबला इस तरह की चीज़ों से आगे जाके होने वाला है। और स्पाइडरमैन हेलस्टॉर्म से बोलता है कि यार तुमने तो क्या स्पीच दी है, मेरे ख्याल से तुम्हें तो ग्रीटिंग कार्ड्स लिखने चाहिए सच में यार। और वहाँ पे हेलस्टॉर्म बोलता है और मेरे ख्याल से तुम लोगों को अपने गुनाहों के जो है कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और स्पाइडरमैन बोलता है कि ऑल राइट, फिर अब बताओ हमें क्या करना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है उन लोग को अब समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने व्हिटनी फ्रॉस्ट को, मैडम मैस्क्यू को तो पकड़ लिया, लेकिन अब उसके साथ करें तो क्या करें। क्योंकि कैप्टन अमेरिका और लुक केज बोलते हैं कि आमतौर पे तो हम अथॉरिटीज़ को दे देते हैं, लेकिन अथॉरिटीज़ ने इनको जो है कवर किया हुआ है, तो हम इनके साथ करें तो क्या करें। तो रॉलिन बोलता है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। और वो सामने एक आदमी की तरफ इशारा करता है जो कि इस वक्त वीडियो बना रहा होता है और बोलता है कि तुम हमारी तरफ आओ, क्या तुम इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो।
तो बोलता है कि हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बोलता है कि अभी ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ रिकॉर्ड करो और दुनिया भर में फैला दो। और इस तरह हम देखते हैं कि रॉनी दोबारा अपना मार्क्स उतारता है, बोलता है कि ऑल राइट लिसन, मैं हूँ क्लिंट बार्टन। हम इस वक्त जो है न्यू ऑरलीन्स के अंदर मौजूद है और हम लोग यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करने के लिए आए थे, एक नॉन क्रिमिनल को मार गिराने के लिए, जो कि द हुड के नाम से जाना जाता है। और हम लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, द हुड जो है वो किसी और के साथ नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ काम कर रहा है और हम इसको अच्छे से जानते हैं। हमने इस वक्त एक नॉन टेररिस्ट को पकड़ा हुआ है द हुड के साथ, जो कि मैडम मैस्यू के नाम से जानी जाती है और वो एक मशहूर टेररिस्ट है। हमने इन दोनों को सिटी के अंदर पकड़ा है क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे रैम्पेज फैलाई हुई थी। हम लोगों ने इनको डाउन कर दिया है और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि वो रही अथॉरिटीज, कुछ लोकल पुलिस वाले और कुछ FBI के लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। हम लोग जो है इन बैड गाइज को उनके हवाले करने वाले हैं, जैसा हम लोग पहले किया करते थे, और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग को नजर रखनी है कि ये लोग जो है जेल से निकलने नहीं चाहिए। ये बैड गाइज है और इनकी जगह असली जेल के अंदर ही है। मैं ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने लोगों को जो है कभी भी जेल के अंदर नहीं बंद करवा सकता है। हम लोग तुम लोगों के सामने सारा का सारा सच लेकर आ रहे हैं। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। हम लोग वो सच्चाई तुम लोगों के सामने नहीं बेचना चाहते हैं जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न तुम लोगों के सामने बेच रहा है। बैड गाइज वो जेल में जाते हैं और गुड गाइज वो अपने घर जाते हैं। और यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि ये आदमी जिसका नाम जेरिको ड्रम है, और इस वक्त ये जो है हमारा एक नया डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिसको आप डॉक्टर वुडू के नाम से पहचान सकते हैं। प्रीटी कूल। आज हमने सब जो किया हमने वो आपको बता दिया है। गाइस मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि हम लोग ही जो है अवेंजर्स हैं। हम लोग हर रोजाना अपनी जानों के ऊपर खेल के लड़ेंगे क्योंकि हम लोग तुम लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। और वहीं पे क्लिंट बोलता है ठीक है, तो क्या तुमने सबको रिकॉर्ड कर लिया है? तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसको ऑनलाइन पोस्ट कर दो और हर एक नेटवर्क वालों को ये जाके भेज दो। ये हर जगह होना चाहिए। तुम चाहे इसके साथ जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन मुझसे एक बात प्रॉमिस करो कि तुम इसको जो लोगों तक ज़रूर पहुंचाओगे। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ श्योर, मैं इसको लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और इस तरह हम लोग यहाँ से 24 घंटे के बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे पार्कर रॉबिन्स हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। उसकी तो इस वक्त कबाब बना हुआ है और यहाँ पे हम देखते हैं उससे मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि लोकी आती है और कहती है कि पार्कर सो क्लोज, तुम इतना ज़्यादा करीब थे, सारी की सारी ग्रेटनेस, सारी की सारी ट्रू पावर, तुम उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। मैं लोकी प्रिंस ऑफ एसगार्ड, मैं तुम्हारे ऊपर काउंट कर रही थी कि तुम मेरी शायद इसमें मदद कर सकोगे कि हम मिलकर नॉर्मन ऑसबॉर्न को गिरा सकें। लेकिन अब देखो तुम्हारी तरफ, अब तुम्हारी हालत देखो, तुम्हारी हालत देख के मुझे बहुत ज़्यादा रहम आ रहा है। अब तो तुम मेरे किसी काम की नहीं रहे हो। पार्कर रॉबिन्स ये सारी की सारी बातें सुन के कुछ भी नहीं कह रहा होता है, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लोकी उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि पार्कर क्या तुम्हें एक सेकंड चांस चाहिए? वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो पार्कर बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे वो सेकंड चांस दे दो। और इस तरह हम लोग उसी रात शिफ्ट होते हैं ब्रुकलिन के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन जो है रात में बैठ के टीवी देख रहे होते और टीवी पे आज नॉर्मन ऑसबॉर्न का इंटरव्यू हो रहा है। हाँ हॉकाई यानी कि क्लिंट बार्टन ने एक मेरे ऊपर बहुत खतरनाक किस्म का एक्यूजेशन लगाया है। क्या ये वही इंसान है जो कि जिसने पहली बार एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करा था? एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी क्योंकि वो एक नॉन क्रिमिनल था और उसने इस टीम को ज्वाइन करा था 2 और लोगों के साथ जो कि खुद पहले से नॉन टेररिस्ट थे, जो कि दोनों म्यूटेंट भाई बहन थे, जो कि अच्छी तरह से जानते हैं कि वांडा मैक्सिमोफ और वो दोनों जो थे म्यूटेंट टेररिस्ट मैग्नीटो के बच्चे थे। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको जिंदगी के अंदर एक सेकंड चांस दिया गया था और उस सेकंड चांस को उसने बहुत अच्छे तरीके से सर्व करा और हमारी नेशन को बल्कि इस पूरी दुनिया को उसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी खिदमत से अंजाम और सहारा, बल्कि उसने सिर्फ हमारी इस नेशन को नहीं बल्कि उसने पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर क्लिंट बार्टन को इस बारे में मौका दिया गया था, उसको एक सेकंड चांस दिया गया था और उसने इस चीज़ को प्रूव भी किया था, तो इस तरह मेरे ख्याल से हर किसी को एक सेकंड चांस ज़रूर देना चाहिए। हमें उनकी पास्ट की गलतियों के ऊपर उनको जज नहीं करना चाहिए। हमें जो है उनको एक नया चांस देना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके अंदर कोई बदलाव आया है कि नहीं। तो बोलता है कि ऑब्वियसली मैं इस सब बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन वो इस बारे में इस तरह से नहीं सोच रहा है जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि वो इतना ज़्यादा बदल क्यों गया है, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं था। फिर मुझे ख्याल आया कि उसने कैप्टन अमेरिका को मरते हुए देखा, टोनी स्टार्क को फेल होते हुए देखा इतने बुरे तरीके से। थॉर मतलब वो तो इनके साथ अब मौजूद ही नहीं है। उसने देखा एक तरह से कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो सब आपस में दूर हो चुके हैं। अब वो अवेंजर्स की टीम नहीं रही है जो कि कभी हुआ करती थी और इसी की वजह से ये फियर जो है उसके अंदर बिल्डअप होना शुरू हो गया है। मैं जानता हूँ कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि जो चीज़ें कभी उनकी हुआ करती थी, जिनके ऊपर वो राज किया करते थे, अब वो मेरे हाथ में आ गई हैं। और मुझे तो सिर्फ ऐसा ही लग रहा है कि वो मुझसे इस वक्त जेलस है और इसी वजह से वो सारी की सारी एक्यूजेशंस मेरे ऊपर लगा रहा है। मतलब मेरा सवाल इस वक्त ये है कि वो शैडोज़ के अंदर छुप के कर क्या रहा है? क्या वो हमारे खिलाफ इस तरह की साजिशें रच रहा है अंदर बैठ के? इस तरह के आदमी को इस तरह से देखना वाकई में बहुत ज़्यादा अफसोस और दर्दनाक बात होती है। मैंने जब उसका वो इंटरव्यू देखा जिसमें वो समय इस तरह से बता रहा था, तो मुझे देख के उसके ऊपर रोना आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ और मैं उसकी मदद बिल्कुल सच्चे दिल से करना भी चाहता हूँ, एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि वो कभी मेरी मदद हासिल करना ना चाहेगा और वो यही समझेगा कि मैं शायद उसके खिलाफ काम करने की सोच रहा हूँ। मैं तो सिर्फ उसको अपने साथ लेकर आना चाहता हूँ, उससे कुछ बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच जो भी डिफरेंसेस हैं हम उसको क्लियर कर सकें। और इस तरह से हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन के खिलाफ जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न ने पूरी की पूरी फाइल निकाल ली, उसका पूरा का पूरा पास्ट दुनिया के सामने खोल के रख दिया कि वो एक टेररिस्ट था, उसको सेकंड चांस दिया गया था और अब से ये सारी चीज़ें छीन ली गई हैं। तो इसीलिए उसका दिमाग जो सटक गया है। मतलब एक तरह से आप कह लीजिए कि उसने छोटे लफ्ज़ों में उसको एक पागल करार दे दिया और वो उसकी मदद करना चाहता है। तो बॉबी बोलती है कि बेबी मुझे लगता है कि ये सब शुरुआत हो चुकी है।
तुमने बोला था कि ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला। तो क्लिंट बोलता है कि हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था कि इस सब के जरिए मामला सॉल्व हो जाएगा, वो स्लिप कर जाएगा। मुझे लगा था कि मीडिया वाले उसके खिलाफ जाएंगे, उसके पीछे जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। तो मेरे ख्याल से अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, अब हमें उसको जान से मारना ही होगा। दी एंड। सो गाइस, इस तरह से हमारी यहाँ पे ये न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ का स्टोरी आर्क खत्म होता है, जिसके अंदर हमने एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी आर्क देखा। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस बात को कि इस तरह का स्टोरी आर्क हमने इससे पहले अपने चैनल पे कभी शेयर नहीं किया। मतलब हम फाइटिंग, एक्शन और दूसरी चीज़ें तो देखते रहते हैं, एलियंस वगैरह, लेकिन मिस्टेक आर्ट्स के हवाले से, डॉक्टर स्ट्रेंज के हवाले से और ये मैजिक स्टफ हम बहुत कम कॉमिक्स में देखते हैं, खासकर एवेंजर्स के कॉमिक्स के अंदर। लेकिन इस कॉमिक्स का जो सेंट्रल पॉइंट था वो खुद डोरमामू, डॉक्टर स्ट्रेंज, आगामोटो और सॉर्सर सुप्रीम था, जिसको स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से कवर किया गया। हमें बताया गया कि मैजिक किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन लोग हैं पावरफुल जो कि मैजिक को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज हो गए, वांडा मैक्सिमॉफ हो गए और ब्रदर वूडो। और अगर हम ब्रदर वूडो की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉमिक्स के अंदर अब डॉक्टर स्ट्रेंज जो है इस वक्त सॉर्सर सुप्रीम नहीं है। हाँ, आगे जाके उनको मेंटली वापसी मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए ब्रदर वूडो जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज उनको ट्रेन करेंगे और वो सॉर्सर सुप्रीम बने हुए हैं। और इसी तरह हम डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क रेन के अंदर आगे भी देखेंगे कि किस तरह से वो अपना रोल परफॉर्म करते हैं। और न्यू एवेंजर्स की तो कहानी बस अभी समझ लीजिए कि शुरू ही हुई है, क्योंकि हमने देखा है कि हॉकाई ने इस बात का फैसला कर लिया है कि अब वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को जान से मार डालेगा। उसको जो करना था उसने करके देख लिया, लेकिन ये मीडिया वाले बहुत ढीठ हैं, वो सिर्फ नॉर्मन ऑसबॉर्न की सुन रहे हैं और उनकी कोई नहीं सुन रहा। तो अभी यहाँ से जो है हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी आर्क्स देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारी नेक्स्ट सीरीज़ चैनल के ऊपर डार्क एवेंजर्स की सीरीज़ होने वाली है, जो कि डायरेक्टली इस न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ से कनेक्टेड होगी और एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम सीरीज़ होने वाली है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है और मैंने हर एक छोटी डिटेल आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की और ऑसम सीरीज़ को मेरे चैनल पर एंजॉय करने के लिए। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।